हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पर झारखंड बीएड एंट्रांस एग्जाम का एक टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभियोग्यता। इसके 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। और आप सभी को पता ही होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो 40 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि 100 में 40 क्वेश्चंस जो हैं यहीं से आने वाले हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना होगा। पहला क्वेश्चन है आज का, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर सीएल हल? कौन है? राइट आंसर 31 का होगा ऑप्शन सी। सीएल हल जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार यानी कि साइकोलॉजिस्ट के अनुसार या फिर साइकोलॉजी के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। और स्टेजेस को मैं अच्छे से समझाई हूँ थ्योरी क्लास में, तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो यहाँ पर बोला है कि सबसे जटिल व कठिन अवस्था कौन सी है? तो ये किशोरावस्था होती है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं डेवलपमेंट के बारे में बता रही हूँ। डेवलपमेंट जो है ना, ये वोम टू टॉम चलती है। कैसे? माँ के गर्भ से लेकर के ये मरने तक ये चलता है। जब तक आप मरते नहीं हैं उससे पहले तक आपका डेवलपमेंट होते रहता है ना। वोम टू टॉम डेवलपमेंट चलता है। हाँ, इसमें यानी कि जो डेवलपमेंट है इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे उसमें क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे तो क्या होगा, उसमें डिक्रीज होता रहेगा, डिक्लाइन होता रहेगा। ओके, और ये हो गया। आई होप समझ में आ गया। ये जीवन पर्यंत चलती है। और जैसे कि कोई भी स्टेज हो, इन्फेंसी, मान लो शैशवावस्था के बाद ना, उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? चाइल्डहुड आती है, देन एडोलसेंस आती है, फिर अडल्टहुड। तो अब यहाँ पर इन्फेंसी और चाइल्डहुड के बीच जो होता है ना, जब इन्फेंसी से चाइल्डहुड में जाता है तो यहाँ पर डेवलपमेंट की या फिर ग्रोथ की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती है या फिर घटती है, वो आपको बोलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ रुक जाती है। उसके बाद इन्फेंसी में ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, चाइल्डहुड में कम होता है, एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है। यानी कि एक में बढ़ेगा, एक में कम होगा, बढ़ेगा और कम होगा। सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आएगा आपका, उसके बाद ही चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस, देन क्या आएगा, अडल्टहुड आएगा। और दोनों के बीच जो है ना, यहाँ पर धीमी नहीं होती है गति, ये स्टॉप हो जाती है, फिर दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है। तो इसे आप याद रखेंगे और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशोरावस्था। फिजिकल चेंजेस भी होते हैं जिसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं, बालक हैं, वो क्या होते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं यहाँ पर। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो इन्होंने किस आधार पर बांटा है? बेस्ड ऑन थॉट एंड इमेजिनेशन। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन फर्स्ट है चिंतन यानी कि थॉट, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, बेस्ड ऑन थॉट एंड इमेजिनेशन होगा, है ना। तो ये इस आधार पर व्यक्ति को किसने बांटा है? तो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक ने। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी आगे चल करके हम लोग बात करेंगे जब थ्योरी क्लास को करेंगे। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वृद्धि के बारे में सबको पता है कि ये एक एज आकर के, सर्टेन एज में आकर के ये रुक जाती है। वैसे अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में तो ये गर्भ से तो चलती है, क्या लिख रही हूँ, गर्भ से यानी कि वॉर्म से स्टार्ट होकर के ये 18 या फिर 19, जब आपकी परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है, यहाँ तक ये चलती है। वृद्धि इसकी लिमिटेड होती है और इसे हम देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि किसी की ऊंचाई है उसको हम माप सकते हैं और कोई कितना भारी है उसको भी हम माप सकते हैं किलोग्राम में। तो इस तरह से इसे वृद्धि को देख सकते हैं, किसी सर्टेन एज तक होता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं यहाँ पर ग्रोथ को? पर्यावरण,
स्वास्थ्य, आहार या फिर सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्यावरण, एनवायरनमेंट जैसे मिलेगा उस तरह से बच्चा वृद्धि होगा। अगर वो जब से बर्थ हुआ है तब से बीमार बीमार सा रह रहा है तो भी वो उसकी जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाएगी, वो कुपोषण की कैटेगरी में चला जाएगा। आहार भी खाने पीने को नहीं मिलेगा तो भी उसका वृद्धि सही रूप से नहीं होगा। इसीलिए तो सरकारी स्कूल्स जितने भी हैं वहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है। चाहे बच्चा घर में नहीं खा पी पा रहा है, पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहा है, तो कम से कम वो स्कूल में तो आकर के ले, एक टाइम कम से कम, है ना। तो ये तीनों ही जो हैं क्या करते हैं, वृद्धि को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया है। हेरिडिटी लॉज ऑफ हेरिडिटी किसने प्रोपाउंड किया है, तो ये मेंडल हो जाएगा जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक क्या है यहाँ पर, एक मिनट। जीन पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित, यहाँ पर नामक नहीं होगा, गामक होगा, है ना। सेंसरी मोटर ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन भी नहीं है, सेंसरी मोटर स्टेज की अवधि होती है। तो इन्होंने जीन पियाजे जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और ये 4 मुख्य भाग में बांटा है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक क्या कहा है, तो ये सेंसरी मोटर ऑर्गन। अब 2 से 7 वर्ष तक को इन्होंने क्या कहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है। 7 से 11 वर्ष तक इन्होंने क्या कहा है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये फॉर्मल स्टेज कहा है ना। फॉर्मल यहाँ पर ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, एफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखो इसे ना याद रखेंगे कि जन्म से 2 साल और इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है जिस एज में, वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे कि 2 में ख़त्म हुआ तो 2 से स्टार्ट होगा, 7 में ख़त्म हुआ तो यहाँ पर 7 से स्टार्ट, और 11 से ख़त्म हुआ तो 11 से आगे। ओके, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंद्रिय जनित गामक यानी कि सेंसरी मोटर ऑर्गन अवस्था जो होती है ये कब से कब होती है, तो जन्म से 2 वर्ष होती है। और ये आप देख सकते हैं जो कि मैं आपको बता दी हूँ। इसमें क्या होता है कि बालक क्या करता है, इसमें उसके जितने भी सेंसेस है ना वो इसमें वर्क करने लग जाते हैं, तो इसीलिए इसको सेंसरी मोटर ऑर्गन भी कहा गया है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उसको आप देख के ऑब्जर्व भी करेंगे ना, तो बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज़ को लेता है तो उसको चूसने लगता है, कोई पत्थर हो कुछ भी हो उसको नहीं पता है, वो इस तरह का हरकत करने लगता है। तो ये इस स्टेज में होता है। आगे है कई प्रकार के कौशलों में निपुण होना क्या कहलाता है, तो ये बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल इसको हम कहेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है। क्रिएटिविटी जो है इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, तो नवीन परिणामों से इसकी पहचान हम कर सकते हैं। दृष्टि दोष वाले छात्रों की पहचान होती है, किस तरह से हम करते हैं दृष्टि दोष वाले छात्रों की पहचान। आँखों की बनावट में दोष होना, आँखों की बनावट मतलब बड़ा छोटा ऐसा हो जाता है ना। फिर है भेंगेपन की शिकायत, सिर दर्द से, कोई नहीं यहाँ पर सिर दर्द से ऐसे कुछ है। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था में शामिल हैं, तो शारीरिक रूप से विकलांग जो डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं शिक्षा व्यवस्था में शामिल क्या है इनमें से। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान, विशेष प्रकार की शिक्षण विधि का वहाँ पर हम उपयोग करेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर होगा। अगर इस तरह का बच्चा है ना तो थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी उसके प्रति हम दिखाएंगे, साथ ही साथ टीचर्स जो हैं इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, है ना, क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उससे थोड़े अलग होते हैं, लेकिन ये उनको रियलाइज़ नहीं करवाना है कि वो इन सबसे अलग हैं, सबको साथ लेकर के चलना है। और विशेष प्रकार की शिक्षण विधि, हाँ थोड़ा सा अगर इनको लर्निंग में दिक्कतें आ रही है तो आप वहाँ पर कुछ स्पेशल जो टीचिंग मेथड्स होता है उसका यूज़ करके उसको समझा सकते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। अगर वो सीख तो रहे हैं लेकिन धीमी गति में सीख रहे हैं तो ऐसे बच्चों की जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है, हाँ ठीक है,
जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इनमें कक्षा में समायोजन में कई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। कि ये नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों की आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। दृष्टि दोष से जो युक्त बच्चे हैं उनको आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। कैसे देना चाहिए हमें, है ना? जो बच्चा देख नहीं पा रहा है, इसका नॉलेज होना चाहिए हर एक टीचर को, तभी तो सबको साथ लेकर के वो चल पाएगा। मौखिक व्याख्यान द्वारा, क्या जो बच्चे ओनली देख नहीं पा रहे हैं वैसे बच्चों को आप क्या करेंगे, वहाँ पर लेक्चर दे करके त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। 42 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बोला गया कि आकृतियों का ज्ञान, जो शेप्स होते हैं उसके ज्ञान आप कैसे देंगे, तो त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। त्रिआयामी मतलब क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशनल जो शेप्स होते हैं उनको छू करके क्या करना चाहिए, उनको नॉलेज देना चाहिए बच्चों को। और दृष्टि दोष युक्त बच्चों के लिए अलग स्क्रिप्ट आती है जिसे क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लुइस ब्रेल के द्वारा इसे आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु की जाती है? तो हम सुनने के लिए किसका यूज़ करते हैं? डेसिबल का। नेक्स्ट है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे? यानी कि सांकेतिक भाषा आप दिखा करके करेंगे। तो आप खुद में सोचो कि जो बच्चा देख नहीं पा रहे उसको, तो उसके लिए तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट होगा नहीं। मंद बुद्धि वाला बच्चा है तो भी आप उसको कुछ भी इंडिकेट करके आप बताएंगे तो भी वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं लग पाएगा। मूक बधिर जो बोल नहीं सकते हैं लेकिन अंडरस्टैंड करने की उनमें एबिलिटी होती है, पावर होती है, वो देख सकते हैं, बस बोल नहीं सकते हैं, तो वैसे बच्चों को यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग वैसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि एक इफ़ेक्टिव टीचर्स जो होते हैं या फिर गुड टीचर आप बोल सकते हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर आवश्यक है? उच्च जाति से संबंधित हो ये, तभी आप उनसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, ये हमें नहीं देखना है। इकोनॉमिक स्टेटस उसका वो कैसा होना चाहिए? वह कठोर होना चाहिए। कठोर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए टीचर्स को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो संप्रेषण में निपुण हो, वो इतने अच्छे से कम्युनिकेशन करे बच्चों के साथ कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए और क्या करे, वो अपने जीवन में अप्लाई भी कर पाए। तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन स्किल जो है उनमें अच्छी होनी चाहिए। किनमें? तो टीचर्स में। आप भी टीचर बनने वाले हैं तो आपको भी कोशिश करनी है कि जो भी बताओ बच्चों को स्पष्ट बताओ, क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पजल घुमा घुमा के करो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ एग्जैक्ट टू द पॉइंट यहाँ पर बताने की, और ट्राई भी करूँगी। देखो, आप कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे या फिर पढ़ा रहे हो तो आपको ना सबको साथ लेकर के चलना होगा, है ना? देखो, नॉर्मल बच्चे जो समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, उनके लिए तो ठीक है, आप जो भी बताएंगे वो सीख लेंगे। लेकिन आपको उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जो सीखते तो हैं लेकिन थोड़ी धीमी गति से, तो उन पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ये राइट आंसर क्या होगा इसका? कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को, जो चाइल्डहुड स्टेज है, इसको अनोखा काल कहा है। और ये बाल्यावस्था में क्या होता है? निरुद्देश्य भ्रमण इसमें होता है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, फिर भी बच्चे ग्रुप में निकलते हैं, घूमने चल जाते हैं कहीं भी। आप अपना यहाँ पर चाइल्डहुड वाला जो स्टेज है उसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी टू रिपीटेशन क्या होती है? दोहराने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी टू रिपीटेशन, ये कौन से स्टेज में होती है? बाल्यावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? 47 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा, शेषावस्था। ये कब से कब चलता है? तो जन्म से लेकर के, जन्म को मैं 0 लिख रही हूँ, यहाँ से लेकर के ये 5 to 6 ईयर तक ये चलता है। बच्चे
1-2 साल में तो नहीं, लेकिन 2 ढाई साल 3 साल के बाद वो क्या करते हैं, उनमें कुछ रिपीट करने की क्षमता होती है, जिसके कारण वो सीखते भी हैं। तो ये शेषावस्था एज में होता है। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि क्या? IQ, जिसको इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हम कहते हैं। तो प्रतिभावान बच्चा है, क्या होनी चाहिए इसमें? 48 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिभावान बच्चा है तो उसका जो IQ है 140 से ऊपर होना चाहिए। नॉर्मल जो होगा ये 90 से लेकर के 110 105 तक ये होता है नॉर्मल, है ना, सामान्य बुद्धि वाले बालक, और ये थोड़ा सा मंद बुद्धि हो जाएंगे। अब IQ की यहाँ पर बात आ ही गई है तो इसका फॉर्मूला कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, या फिर करंट एज आप बोल सकते हैं, इंटू 100 होगा। मान लो किसी बालक का जो यहाँ पर मेंटल एज है, हमने क्या देखा, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज किसी बच्चे का है यहाँ पर 16, और क्रोनोलॉजिकल एज जो है 25 इंटू 100 करेंगे। अब ये काट देंगे 4 और 16 चौके 64, तो मेंटल एज क्या हो गया यहाँ पर? 64 निकल आया। तो इस तरह से आपको निकालने में दिया जाएगा। आगे है विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं। कैसे विशिष्ट बालक के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? जो कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं, दृष्टि बाधित हो सकते हैं, अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर 49 का क्या होगा यहाँ पर? आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? कोई बच्चा अगर तेज है ना तो भी वो विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आएगा, और कोई डिसेबल चाइल्ड भी होगा तो भी वो जो है विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। लर्निंग जो है ना, इसका क्या योगदान है किसमें? एजुकेशन में। अधिगम मतलब क्या होता है? लर्निंग होता है। और लर्निंग हम लर्न जो है हम कहाँ कहाँ से करते हैं? तो अपने आस पड़ोस से, हम किसी से मिलते हैं तो उससे हम लोग मतलब कुछ ना कुछ एनी टाइम सीखते ही रहते हैं। दैट इज़ क्या है? अधिगम यानी कि लर्निंग है। अब लर्निंग के थ्रू होता क्या है? तो हमारा जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसमें परिवर्तन आता है। हम सीखते हैं तभी तो अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं ना। तो ये हो गया। समायोजन में, एडजस्टमेंट में भी हम लोग जो है इसका किसका? अधिगम का ही योगदान होता है नवीन अनुभव प्रदान करने में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल हैं इनके प्रतिपादक। ये कई बार रिपीट हुआ है। एक भाषा की सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है, यानी कि एक जो भाषा है ये सीखने की दक्षता, स्किल, कौशल, ये प्रारंभ होती है कैसे? तो इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जब बच्चा पैदा लेता है तो क्या करता है? वो सुनता है, बोल तो नहीं पाता है, सुनता है बस कौन क्या बोल रहा है, और टुकुर टुकुर देखता रहता है ना। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सुनेगा, यानी कि लिसन करेगा। एल इधर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेगा बच्चा? बोलने के लिए वो ट्राई करता है। जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, थुतलाता है, तो कितना क्यूट सा लगता है आवाज़, वॉइस उसकी आवाज़, तो ये बोलने सीखता है, यानी कि स्पीकिंग, है ना। उसके बाद क्या करता है बच्चा? वो पढ़ने के लिए सीखता है, रीडिंग। उसके बाद वो राइटिंग, लिखने के लिए सीखेगा। तो LSRW आप याद रखेंगे, ये वाला सीक्वेंस जो बच्चों में सीखने की जो स्किल स्टार्ट होती है, ये सुनने से होती है। ऑप्शन बी। व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये व्यक्तिगत प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? तो 54 का हो जाएगा 2.5 से 6 वर्ष में ये स्टार्ट हो जाता है बच्चों में। कुछ कुछ वो लोग खुद से बनाने की भी कोशिश करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होता है उसमें टीचर्स का रोल क्या होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन निश्चेष्ट दर्शक, बच्चे का एक सक्रिय साथी, रुचिपूर्ण प्रेक्षक, और एक सख्त अभिभावक। सख्त नहीं बनना है, ये भी नहीं होगा। तो देखो जो टीचर का जो रोल है ना, वो क्या है? इंटरेस्टेड, वो उनका क्या होना चाहिए? इंटरेस्टेड होना चाहिए किसमें? बच्चों को ऑब्जर्व करने में। बच्चों को वो ऑब्जर्व करेगा तभी उसका एक
एक्टिव फ्रेंड या फिर आप कह सकते हैं सक्रिय साथी बन पाएगा। तो देखो, उसको ऑब्जर्व करेगा बच्चों को एक टीचर, तभी तो वो जान पाएगा ना बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम पता भी लग गया तो प्रॉब्लम को पता करके छोड़ना नहीं है, उसका समाधान भी करना है एक टीचर को। नेक्स्ट है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। जो स्टूडेंट्स है, चाइल्ड है, उसका मेंटल हेल्थ किस पर डिपेंड करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या फिर उपरोक्त सभी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों ही जगह पर जो है मेंटल हेल्थ डिपेंड करता है। कोई भी बच्चा का, बच्चा ही नहीं बड़ों का भी डिपेंड करता है। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है? तो यूजेस ऑफ इनोवेशन, नवाचारों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा भाषण देने से, हाँ भाषण देंगे 5-10 मिनट, वो लोग क्या हो जाएंगे? मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन फिर से वो पहले की स्थिति में, कंडीशन में आ जाएंगे। अभिभावकों से शिकायत करना, आप उनके पेरेंट्स से आप क्या करेंगे? यहाँ पर शिकायत करेंगे तो नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है बच्चों में, वो थॉट डेवलप हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। बच्चों द्वारा स्कूल छोड़े जाने के शैक्षिक कारणों में हैं। बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, कुछ साल तक जा रहे हैं स्कूल फिर छोड़ दे रहे हैं, तो ये रीज़न क्या है इसके पीछे? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, है ना? दोषपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था हो सकता है, इस वजह से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। शिक्षकों की कमी भी हो सकती है, आजकल तो सभी, जनरली सभी स्कूल में देखने को मिल रहा है। टीचर्स कम हैं, बच्चे आ रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और जा रहे हैं, यही सब प्रोसेस चल रहा है। और है अरुचिकर शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मुक्त विश्वविद्यालय निम्नलिखित माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। मुक्त यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो किसके मीडियम, किसके थ्रू क्या कर रहे हैं? एजुकेशन को ले रहे हैं, शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि इग्नू हो गया, NIOS वगैरह हो गया, तो इसमें क्या होता है? दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इग्नू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है? त्रिभाषा जो फॉर्मूला है उसमें क्या है? तो विद्यालय में 3 भाषा पढ़ाई होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपको अपना रीजनल लैंग्वेज लेना पड़ेगा, वो कोई भी लैंग्वेज क्यों ना है, संस्कृत, हाँ इसके अलावा मगही हो गया और भी खोरठा, नागपुरी, ये सारी भाषाएं। नेक्स्ट है, मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो ये प्राथमिक शिक्षा से इनका नाम जुड़ा हुआ है। जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट है, DIET, डाइट की स्थापना किसमें सुधार के लिए की गई है? तो किसमें सुधार के लिए? 62 का आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए डाइट का यहाँ पर क्या किया गया था? स्थापना, या फिर इस चीज़ की स्थापना की गई थी। स्थापना कब हुई थी? तो ये 1986 में। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, RTE 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य, फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा को दिया जाता है? मुफ्त और अनिवार्य को दिया जाता है किस एज के बच्चों को? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को RTE 2019 के तहत में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना है। हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो नागरिकों का मौलिक अधिकार, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, और ये कौन से आर्टिकल में है? तो 21A में इसकी क्या की गई है, इसके बारे में बोला गया है। सर्व शिक्षा अभियान में डेज आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में कौन से आयु के बच्चों को सम्मिलित किया गया है? यहाँ पर 65 का राइट आंसर होगा। 6 to 14 जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इनको देना चाहिए। और ये सर्व शिक्षा अभियान जो है ना, इसकी एक टैग लाइन है, कोई छूटे ना अब की बार। उसके बाद है शिक्षा
है सबको अधिकार करके इसकी एक टैगलाइन है। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। तो देखो, जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, बालक है, उनका जिस तरह से मौलिक संवैधानिक अधिकार है वैसे ही ये दिव्यांग बच्चों के लिए भी है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो ये आंसर होगा। ब्रेल देश पर आधारित है। ब्रेल जो है ये किस पर आधारित है? ब्रेल लिपि को नेत्रहीन बच्चे इसका प्रयोग करते हैं। तो ये किस पर आधारित है? तो बिंदियों पर आधारित, डॉट डॉट करके यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उभरा हुआ रहता है, ताकि बच्चे इस चीज़ को स्पर्श करके, छू करके पता लगा पाए कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि उनका कोड लैंग्वेज होता है, जो ब्रेल स्क्रिप्ट जानते होंगे उनको पता होगा अच्छे से। और इसे कहीं कहीं पर 1829 ऐसे और कहीं कहीं पर 1821 दिया हुआ है। तो लुइस ब्रेल के द्वारा आविष्कार किया गया था ब्रेल लिपि, जो कि 1821 में। विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप देश में सहमति होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? कि छात्रों की रुचि, इंटरेस्ट, प्रयोजन और उद्देश्य से सहमति होना चाहिए। और जब भी आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में तो ये चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है? कोई बच्चा नंबर्स को वो गलत पढ़ रहा है, जैसे कि 61 यहाँ पर हम लिखे हुए हैं तो वो 16 पढ़ रहा है। तो इस तरह का मिस्टेक जो है वो कहाँ पर करता है? तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से लिया गया है, तो और डिस यहाँ पर लगा दिया गया है, जो कि ये क्या हो गया, इसका एक क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा यहाँ पर। तो ये वाला जिसमें होता है ना, बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें होती है, गलत पढ़ने लगता है, तो उससे डिसकैलकुलिया करते हैं। नंबर्स को ये भी याद रखेंगे। शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी वह है जो विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान है और दुर्व्यवहार और दुराचार से समझौता नहीं करता है। हाँ, दुर्व्यवहार, कोई गलत कर रहा है तो उसको हाँ तुम गलत कर रहे हो बोल करके वो बोलेगा। और कोई हाँ, तो वही चीज़ है कि जो गलत हो रहा है देख रहा है तो उसको वहाँ पर आवाज़ उठाओ कि गलत हो रहा है। तो ऐसे होने चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और चलो इसका आंसर आप लोग बता देना जब आ ही गया है क्वेश्चन यहाँ पर। तो स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में बताना और सेशन को शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके और अच्छा कॉलेज, मनपसंद कॉलेज आपको मिल सके बीएड करने के लिए।